नमस्कार साथियों, वन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम आपको पढ़ा रहे हैं डाटा सफिशिएंसी, और इस डाटा सफिशिएंसी में आज ये हमारी दूसरी क्लास होगी। आज हम कुछ इसमें नए जो प्रश्न बने हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उस क्वेश्चन जो हमारी इसके पहले क्लास हुई थी, पहली क्लास, उसमें हम आपको बताए थे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके ऑप्शन क्या क्या होते हैं, वो हम चर्चा कर चुके थे। और उस ऑप्शन पर आज थोड़ा सा हम फिर चर्चा एक बार करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, इसमें मैं इसका जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। इसका ऑप्शन जो पहला है वो क्या कह रहा है, यदि कथन एक के आंकड़े केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं जबकि सेकंड पर्याप्त नहीं है। थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल एक से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सेकंड से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कौन सा देंगे? ऑप्शन ए देंगे। ठीक है। इसमें बी, ऑप्शन जो बी है उसमें कह रहा है कि अगर हम सेकंड से प्रश्न का उत्तर दे ले रहे हैं लेकिन फर्स्ट से उत्तर देने के लिए हमारा फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन हम बी देंगे। उसके बाद सी कह रहा है कि फर्स्ट एक से भी आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड से भी हम सेकंड कथन से भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोनों से अलग अलग हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हम यहाँ पे आंसर करेंगे। उसके बाद डी कह रहा है इसमें कि हम दोनों को अगर मिलाएं, यानी सिंगल से भी ना निकले सेकंड, या जो हमारा पहला है उससे भी हमारा आंसर ना निकले, कथन सेकंड से भी आंसर ना निकले, तो हम दोनों क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। लेकिन दोनों को मर्ज करने पर भी आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन डी देंगे। ठीक है। ऑप्शन ई यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है? पहला और दूसरा कथन को अगर हम मिला दे रहे हैं, मिलाने पे आंसर हमको प्राप्त हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऑप्शन ई चूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखो ध्यान से। पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी तथा यू एक रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं कह रहा। फिर लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में। हाँ, फिर इसमें कह रहा है इसी क्रम में टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आपको बताना है। टी के ठीक बाईं ओर कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वह आप हमको दो कथन दिया है। कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन है, दूसरा कथन है। तो किस कथन से हम इस प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले देखेंगे कथन एक से क्या प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। पहला कथन है टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो टी है कहाँ है? आर के बाएं। तो आर अगर यहाँ पे होगा तो आर के बाएं तीसरा कौन है? टी। दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन है? टी। टी कहाँ है? आर के बाएं तीसरा, तथा यू के दाएं दूसरा है। कौन? टी। तथा यू के दाएं दूसरा। इसका मतलब यू का दायां इधर होगा, यू अगर यहाँ पे तो यू का दायां इधर होगा, और दूसरे स्थान पर कौन है? टी। अब ये बताइए कि पहला कथन हमारा तो हो गया। क्या पहले कथन से हम टी के ठीक बाईं ओर ज्ञात कर सकते हैं कोई? देखो, टी के ठीक बाईं ओर देखें तो ठीक बाएं यहाँ पे कोई है? नहीं है। कौन है? इसका बायां इधर होगा। क्या यहाँ पे कोई है? इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। कोई है? नहीं है। तो हम पहले कथन से आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि दूसरे कथन से क्या आंसर प्राप्त कर सकते हैं। केवल दूसरे से। इसमें कह रहा है एस ना तो टी और ना ही पी का ठीक पड़ोसी है तथा क्यू के बाएं ओर दूसरा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो टी के ठीक बाईं ओर किसी की बात की गई है? नहीं बात की गई है। इसका मतलब कथन सेकंड अकेले से हम आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम अकेले से नहीं प्राप्त कर सकते तो क्या करेंगे? दोनों को मर्ज करेंगे। दोनों को मर्ज करिए। पहला ये है, दूसरा देखो। दूसरा कह रहा है एस ना तो टी और ना ही पी का ठीक पड़ोसी है। इसका मतलब अगर टी यहाँ पे है तो एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आएगा, और पी जहाँ होगा उसका पड़ोसी भी एस नहीं होगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम एस को यहाँ रखें तो एस को रखने का सिर्फ एक ही स्थान है यहाँ पे। लेकिन याद रखो, अगर हम पी को यहाँ रख दें तो एस क्या यहाँ पे आएगा? एस यहाँ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब पी का आने का स्थान यहाँ पे होगा। ठीक है। हो सकता है, हो सकता है। फिर यहाँ पे कह रहा है तथा क्यू के बाएं दूसरा है। कौन? एस। तथा क्यू के बाएं दूसरा है कौन? एस। एस ना तो टी और ना ही पी का ठीक पड़ोसी है तथा क्यू के बाएं दूसरा है। अब देखो ध्यान से, अगर हम क्यू को यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्थान बच रहा है क्यू को रखने का, तो क्यू को यहीं रख सकते हैं क्योंकि 6 व्यक्ति हो चुके हैं। अगर हम क्यू को यहाँ पे रखें तो एस कहाँ पे होगा? क्या एस जो है वह क्यू के बाएं दूसरा होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मर्ज करने पर भी यहाँ पे आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। यानी दोनों को मिलाने से भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे सेम हैं, ऑप्शन हमारे सेम रहेंगे और ऐसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पे इसी ऑप्शन के माध्यम से बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों की पंक्ति में सोनू तथा लक्की के बीच छात्रों की संख्या क्या है, आपको यह ज्ञात करना है। कितने छात्र हैं टोटल, हमारे कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। ठीक है, पहला कथन हमारा कह रहा है कि लक्की, देखो फर्स्ट कथन से क्या हम निकाल सकते हैं, कह रहा है लक्की बाएं छोर से 9वें स्थान पर, तो बाएं छोर इधर होगा हमारा, ये यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे लक्की हैं और इनका स्थान कौन सा है, बाएं छोर से 9वां है। फिर कह रहा सोनू दाएं छोर से 14वीं ओर बैठी है, तो यहाँ पे दाएं छोर से कौन आएगा, सोनू, और सोनू कौन सी स्थान पर है, 14वें स्थान पर। पूछ रहा है कि इनके बीच में छात्रों की संख्या क्या है, क्या हम छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं, हाँ। क्यों, क्योंकि हमको टोटल दिया है, टोटल दिया है 50, टोटल अगर 50 दिया है तो हम किसी का भी एक स्थान दाएं, अगर वो दाएं की ओर है तो उसका हम बाएं की ओर तरफ से निकाल सकते हैं, और हम उसको बाएं की तरफ से निकाल सकते हैं तो आराम से यहाँ पे जो टोटल व्यक्ति होंगे उनका स्थान हम निकाल सकते हैं। देखो जो लकी हैं इनका दे रखा है कि बाएं से इनका जो स्थान है कौन सा है, वो 9वां है, तो हम दाएं से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कुल निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, कुल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, कुल हमको पता है, कुल कितना है 51, सॉरी कुल कितना है 50। लेफ्ट का हमको दिया है कि लकी का जो लेफ्ट से स्थान है कौन सा है, 9वां। राइट हमको निकालना है और -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 51 - 9, तो यहाँ पे राइट आ जाएगा 42, यानी जो लकी हैं उनका दाएं छोर से स्थान कौन सा है, 42। अब देखो दाएं छोर से लकी का स्थान अगर 42 है तो उस कंडीशन में अगर इधर से ये 42वें स्थान पर हैं और इस इधर से इनका स्थान किसका, सोनू का स्थान 14वां है, तो 42 और 14 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 42 14 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28, और -1 क्योंकि दोनों का स्थान सेम है, -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27, यानी इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 27। तो पहले कथन से हम प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले से क्या होगा, निकल जाएगा कि इनके बीच में कितने बैठे हैं, 27 व्यक्ति बैठे हैं। आप देखो सेकंड चेक कर लो, सेकंड में से क्या आ रहा है, क्या देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, जो हमारा सेकंड कथन है उससे क्या ये निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। चलिए देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि लक्की सोनू से 12वां स्थान या 12 स्थान दूर है तथा सोनू दाएं छोर से छठी है। दाएं छोर से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोनू हो जाएंगी, सोनू कितनी है, दाएं छोर से छठी स्थान पर है, और कह रहा है कि लकी जो है सोनू से 12 स्थान दूर है। इसका मतलब यहाँ से लकी जो है 12 स्थान क्या है, दूर। अगर 12 स्थान दूर होंगी तो इसका मतलब ये क्या होंगी, ये कुछ 18वें पे होंगी या 17वें पे होंगी। तो 12 स्थान दूर होंगी तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कितने लोग आएंगे, 11 लोग आएंगे। इनके बीच में 11 लोग आएंगे लकी और सोनू के बीच में। तो सेकंड वाले कथन से भी हम इनके बीच की संख्या जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, हम पहले से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरे से भी अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है इसमें है कि या तो एक ऑप्शन सी क्या होगा सही, या कथन 1 या कथन 2 से हम अकेले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहा है ना, चलिए थर्ड में कह रहा है कि 5 छात्र हैं JHIM, 5 छात्र हैं ना, ये कौन है, ये जेड है, कौन है, जेड। JHIM तथा जेड में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। देखते हैं कथन फर्स्ट से क्या निकल सकता है। यहाँ पे कह रहा है M J से अधिक अंक तथा I से कम अंक प्राप्त करता है। जो M है वह J से अधिक तथा I से कम, कौन, M, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि H J से अधिक, जो H है वह J से अधिक तथा Z से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो बताओ कथन फर्स्ट से क्या हम निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया। H का क्लियर है कि M कहाँ है, क्या J का तो क्लियर है, लेकिन H का क्लियर नहीं है कि H कम अंक पा रहा है H से,
या अधिक पा रहा है, या m का क्लियर करें तो z से पता नहीं अधिक पा रहा है कि कम पा रहा है। इसका मतलब ये है कि कथन फर्स्ट से हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरा चेक करो, क्या दूसरे से हम केवल दूसरे से हम निकाल सकते हैं क्या। दूसरा कह रहा है कि z i से कम तथा h एवं m से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो z है वह किससे i से कम प्राप्त कर रहा है, लेकिन h एवं m से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि j सबसे कम अंक प्राप्त करेगा। जो j होगा वो क्या कर रहा है, j सबसे कम अंक प्राप्त करेगा, यानी सबसे नीचे कौन आएगा, j। अब देखो यहाँ पे दो व्यक्तियों का स्थान क्लियर नहीं है, कौन, h और m का, तो हमसे इससे मतलब नहीं है, हमसे पूछ रहा है सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करेगा। तो सबसे अधिक कौन प्राप्त करेगा, i। इसका मतलब कथन सेकंड से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस श्रृंखला में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति हैं P, Q, R, S तथा T में सबसे अधिक भार किसका है। सबसे अधिक भार पूछ रहा है, ठीक है। कथन नंबर फर्स्ट से अगर देखें तो फर्स्ट में कह रहा है Q का भार R तथा S से अधिक है। जो Q है उनका भार किससे है, R तथा S से क्या है, अधिक है। फिर कह रहा है T का भार केवल P से अधिक है। अब देखो केवल का मतलब क्या होगा, केवल का मतलब होगा कि T जो होगा केवल P से क्या होगा, अधिक होगा, बाकी सबसे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो T है वह P से क्या है, केवल अधिक है, बाकी सबसे क्या है, कम है। तो T कहाँ आएंगे सेकेंड, P कहाँ आएगा नीचे, बाकी सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक भार किसका हुआ बताओ, Q का। यानी पहला नंबर जो हमारा कथन है वो क्या है, सही। पहले कथन से हम ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक भार किसका है, Q का है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड कह रहा है R के भार से केवल 3 व्यक्तियों का भार कम है। इसका मतलब ये है कि 3 व्यक्ति जो होंगे वो R से कम होंगे, बाकी और हो सकते हैं R से ज़्यादा। यही मतलब होता है क्यों केवल का मतलब यही होता है कि R के भार से केवल 3 व्यक्ति का भार कम है, बाकी सब जितने भी हैं उनका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर कह रहा है बचे कौन, एक ही बच रहा है, जो भी आएगा कौन, जो भी होगा देखेंगे। फिर कह रहा है Q का भार 75 किलो है, जब जो R से क्या है, जो R के भार से 7 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब जो Q है वो R के भार से क्या है, R का भार से Q ज़्यादा है, और इसका भार कितना 75, और R से भार से क्या है, 7 भार से अधिक है। इसका मतलब जो R का भार होगा वो Q से 7 कम होगा। इसका मतलब R का भार कितना होगा, R का भार होगा 68 kg। तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ गया कि सबसे अधिक भार किसका है, Q का। तो सेकंड से भी यहाँ पे आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं, सेकंड से भी आंसर ज्ञात हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट से भी हम केवल फर्स्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं और केवल सेकंड से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज मैं इतना ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और हो सकता है कि कल थर्ड क्लास इस टॉपिक की हो, और इस थर्ड क्लास में हम बात कर लेंगे टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।